आज हम इतिहास के एक ऐसे अविश्वसनीय सफर पर निकलने वाले हैं जो इंसानी जज्बे की इससे शानदार कहानी शायद ही कोई हो। हम बात कर रहे हैं कि कैसे बस अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ हताश जलवायु शरणार्थी प्राचीन दुनिया के सबसे महान इंजीनियर बन गए। प्रकृति के कहर ने कैसे एक घुमक्कड़ समाज को इतने विशाल ढांचे खड़े करने पर मजबूर कर दिया, जो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हम हमेशा सोचते हैं ना कि जिस दौर में ना तो लोहे के औजार थे और ना ही पहिए का आविष्कार हुआ था, उस वक्त इंसानों ने वास्तुकला के ये असंभव से लगने वाले अजूबे आखिर बना कैसे दिए। जो लोग कल तक सिर्फ शिकार करके अपना पेट भर रहे थे, वो अचानक से आसमान छूने वाले पिरामिड बनाने वाली सभ्यता कैसे बन गए। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है लगभग 11,000 ईसा पूर्व की, जिसे अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। उस समय सहारा का रेगिस्तान आज की तरह बिल्कुल सूखा नहीं था। वहां मीलों तक फैले हरे भरे जंगल और बड़ी बड़ी झीलें थीं। घुमंतू शिकारी वहां रहा करते थे और उन्होंने सूर्य की चाल को ट्रैक करने वाला दुनिया का सबसे पुराना स्टोन कैलेंडर भी बना लिया था। लेकिन फिर लगभग 5500 ईसा पूर्व में पृथ्वी की धुरी में एक बेहद मामूली सा बदलाव आया। सिर्फ कुछ डिग्री का झुकाव, और इस छोटे से बदलाव ने पूरे अफ्रीका का मानसून ही खिसका गया। वो हरी भरी दुनिया पूरी तरह झुलसने लगी और सहारा एक जानलेवा रेगिस्तान में बदल गया। अब प्यास और खौफ से भरे इन कबीलों को अपने जानवरों के साथ एक अनजाने सफर पर निकलना पड़ा, और वो तब तक भटकते रहे जब तक कि उन्हें नील नदी का चमत्कार नहीं मिल गया। जब ये थके हारे लोग नील नदी तक पहुंचे तो उन्होंने एक सच में जादुई चीज देखी। हर साल नील नदी में एक भयंकर बाढ़ आती थी, लेकिन जब पानी वापस उतरता था तो किनारों पर मीलों तक एक बेहद गाढ़ी, काली और गीली मिट्टी बिछ जाती थी। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे उपजाऊ खाद थी, जिसे काली भूमि कहा गया। उन खानाबदोशों ने नोटिस किया कि जब इस काली मिट्टी पर जंगली गेहूं और जौ के दाने गिरते हैं तो बस कुछ ही दिनों में ताजे पौधे फूट आते हैं। इस एक खोज ने उनके भटकने वाले जीवन पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे डर ने नई तकनीकों को जन्म दिया। देखिए, बाढ़ का पानी वापस जाने पर वो उपजाऊ मिट्टी धूप में एकदम पत्थर जैसी सख्त हो सकती थी और सारी फसल जल के खाक हो सकती थी। इसी खौफ ने उन आदि मानवों को दुनिया का पहला इंजीनियर बना दिया। फसल को बचाने के लिए उन्होंने पानी को मोड़ने के लिए छोटी छोटी नहरें खोदी, खेतों के चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनाई और सूखे हफ्तों के लिए पानी जमा करने वाले जलाशय बनाए। इतिहास में पहली बार इंसानों ने प्रकृति के पानी को इस तरह से नियंत्रित करना सीख लिया था। इस सिंचाई तकनीक का जो नतीजा निकला वो सच में चमत्कारी था। देखते ही देखते अनाज के पहाड़ लग गए। इंसान ने पहली बार अपनी जरूरत से ज्यादा खाना उगा लिया था। इस एक्स्ट्रा अनाज को बचाने के लिए जमीन के अंदर गहरे साइलो या गोदाम बनाए गए। और पता है, ये अनाज ही इंसानियत के इतिहास की सबसे पहली दौलत थी। इसका असर एकदम किसी चेन रिएक्शन की तरह था। वो खाना बदोश जिंदगी खत्म हुई, पक्की मिट्टी की झोपड़ियां बनी, आबादी तेजी से बढ़ी और छोटे छोटे कबीले मिलकर मेम्फिस, थीब्स और एबिडोस जैसे विशाल शहरों में बदल गए। लेकिन जहां दौलत होती है वहां खतरा तो आता ही है। अनाज के गोदामों की महक रेगिस्तान के उन खूंखार भूखे कबीलों तक भी पहुंच गई जो अभी भी बाहर भटक रहे थे। अंधेरी रातों में ये हताश लुटेरे बस्तियों पर हमला करते, अनाज लूटते और झोपड़ियां जला देते। इस खौफ के माहौल में डरे हुए किसानों को समझ आ गया कि सिर्फ अनाज उगाना काफी नहीं है, तो अपनी सुरक्षा के बदले में उन्होंने कबीले के सबसे ताकतवर इंसानों को अपना अनाज और अपनी आज़ादी सौंप दी। और बस यहीं से जन्म हुआ दुनिया के पहले रक्षकों और ताकतवर शासकों का। जैसे जैसे समय बीता, राजा नार्मर जैसे शक्तिशाली शासकों ने अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक अखंड साम्राज्य खड़ा कर दिया। इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। इसे मात कहते हैं। यह न्याय और ब्रह्मांडीय संतुलन का एक कॉन्सेप्ट था। मतलब लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि अगर समाज में व्यवस्था नहीं रही तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। और हाँ, इसी दौरान टैक्स और अनाज का सटीक हिसाब रखने के लिए हायरोग्लिफिक्स का भी आविष्कार हुआ, जो दुनिया की पहली लिखित भाषाओं में से एक थी। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इन शासकों ने, जिन्हें फराओ कहा जाता था, सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा माइंड गेम खेला।
उन्होंने खुद को जीवित भगवान घोषित कर दिया। लेकिन भाई, मौत तो सबको आनी है, तो फराओ ने ऐलान किया कि मरने के बाद वे सीधे सूर्यदेव रा से मिलने जाते हैं, और अगर उनका भौतिक शरीर सड़ गया तो ब्रह्मांडीय संतुलन टूट जाएगा, देवता नाराज हो जाएंगे, नील नदी सूख जाएगी और पूरा मिस्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए आम नागरिकों ने किसी जबरंग गुलामी के कारण नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के इसी गहरे डर के कारण फराओ के लिए दिन रात मेहनत की। अब राजा के शरीर को सड़ने से बचाने की इस चुनौती ने एक बेहद एडवांस्ड साइंटिफिक प्रक्रिया को जन्म दिया, ममीकरण या ममीफिकेशन। ये प्रक्रिया काफी डरावनी और जटिल थी। सबसे पहले लोहे के औजार से नाक के रास्ते दिमाग को खींचकर बाहर निकाला जाता था। जरा सोचिए, ये बिल्कुल भी सुखद नहीं रहा होगा। फिर पेट से वो सारे अंग निकाल लिए जाते थे जो सबसे पहले सड़ते हैं। केवल दिल को शरीर के अंदर छोड़ा जाता था। इसके बाद शरीर को एक खास नमक में पूरे 40 दिनों तक सुखाकर आखिर में उसे रेजिन और सूती पट्टियों में कसकर लपेट दिया जाता था। ये पूरी कहानी बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे मिस्र के इंजीनियरों ने ट्रायल एंड एरर यानी गलतियों से सीख सीख कर वास्तुकला में महारत हासिल की। शरीर को लुटेरों और मौसम से बचाने के लिए शुरुआत में सिर्फ मिट्टी की ईंटों के चबूतरे बने, जिन्हें मस्तबा कहा गया, जो जल्दी ही नष्ट हो गए। फिर इनहोटेप नाम के आर्किटेक्ट ने पत्थरों के चबूतरे एक के ऊपर एक रखकर स्टेप पिरामिड बनाया, दुनिया का पहला कृत्रिम पहाड़। इसके बाद 54 डिग्री के तीखे ढलान वाला बेंट पिरामिड बनाया गया, जो एक बड़ी इंजीनियरिंग फेलियर थी और बीच से ही मुड़ गया। लेकिन अंततः अपनी इन्हीं गलतियों से सीखते हुए उन्होंने एकदम सटीक गणित लगाया और मानव इतिहास का पहला सफल चिकना पिरामिड खड़ा किया, द रेड पिरामिड। फिर समय बीतने के साथ फराओ खुफू का दौर आया। उसने अपने लिए एक ऐसा विशाल पिरामिड बनाने की ठानी जो इंसानी सोच से ही परे था। गीजा का महान पिरामिड, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 23 लाख। जी हां, इस अकेले पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख विशाल पत्थरों की जरूरत थी, बिना पहिए और बिना लोहे के औजारों के। ये किसी भी इंसान के लिए एक असंभव चुनौती लगती है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, 481 फीट, मतलब आज की लगभग 50 मंजिला इमारत के बराबर। ये कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं था, बल्कि इंसानों के हाथों से खड़ा किया गया एक कृत्रिम पहाड़ था। और यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इसे गुलामों ने नहीं बनाया था, बिल्कुल नहीं। इसे मिस्र के उन उच्च कुशल किसानों और कारीगरों ने बनाया था जो पूरी श्रद्धा और डर के साथ अपने फराओ और अपनी दुनिया को बचाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, 800 किलोमीटर दूर से 50-50 टन के भारी भरकम पत्थर आखिर गीजा तक लाए कैसे गए? सच में ये इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना था। जब नील नदी उफान पर होती तो इन भारी पत्थरों को देवदार की विशाल नावों पर लादकर गीजा के करीब लाया जाता। फिर इन पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर रखा जाता और रेगिस्तान की रेत पर घर्षण यानी रगड़ को कम करने के लिए मजदूर लगातार आगे पानी डालते जाते। अंत में मिट्टी और ईंटों के विशाल रैंप बनाए जाते और हजारों मजदूर अपनी शारीरिक ताकत से इन पत्थरों को ऊपर खींचते थे। हालांकि इन पत्थरों के वजन से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात इनकी ज्यामिति और इनकी एकदम परफेक्ट सटीकता है। 13 एकड़ में फैले इस पिरामिड का बेस बिल्कुल सटीक उत्तर दिशा की ओर अलाइंड है, वो भी बिना किसी मॉडर्न कंपास के। इसके चारों कोनों में 1 इंच का भी फर्क नहीं है और लाखों पत्थरों के बीच का जोड़ इतना बारीक है कि आज आप उनके बीच एक पतला ब्लेड भी नहीं डाल सकते। ये गणित और वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी अकल्पनीय लगता है। इतनी सारी मेहनत, इतना सारा दिमाग, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो गई। ये पिरामिड इतने विशाल थे कि वो कब्र लुटेरों के लिए किसी बड़े चमकते हुए साइन बोर्ड की तरह काम करने लगे। जैसे ही फराओं का शासन कमजोर पड़ा, लुटेरों ने भारी पत्थर के दरवाजे तोड़ दिए, मम्मियों को नष्ट कर दिया और हजारों किलो सोना लूट ले गए। इस भयानक तबाही को देखकर बाद के राजाओं को समझ आ गया कि पिरामिड बनाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने पिरामिड बनाना ही छोड़ दिया और अपनी कब्रों को वैली ऑफ किंग्स जैसी गुप्त घाटियों में छिपाना शुरू कर दिया। और इन्हीं गुप्त घाटियों में दफन थी एक युवा और कमजोर राजा तूतनखामून की कब्र, जो चमत्कारिक रूप से हजारों सालों तक सुरक्षित रही। 1922 में जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने इस छिपी हुई कब्र के सीलबंद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और पहली बार अंदर झांका तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, अद्भुत चीजें। उस छोटी सी कब्र के अंदर सोने के रथ, जादुई हथियार और तूतनखामून की मम्मी सहित लगभग 5000 बेशकीमती वस्तुएं ठूंस ठूंस कर भरी हुई थीं।
मम्मी के चेहरे पर शुद्ध सोने का एक भारी मुखौटा था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ तुतनखामुन की वो छोटी सी जमीन के नीचे बनी कब्र थी जो 5000 अमूल्य खजानों से ओवरफ्लो हो रही थी, और दूसरी तरफ था वो द ग्रेट पिरामिड जो इतना विशाल और स्पष्ट था। लेकिन जब खोजकर्ताओं ने उसके अभेद्य दरवाजे को तोड़ा तो अंदर द किंग चैम्बर पूरी तरह से खाली और वीरान मिला, एकदम सन्नाटा। द ग्रेट पिरामिड के इसी खालीपन ने आधुनिक विज्ञान में एक तीखी बहस छेड़ दी है। इसमें न तो कभी कोई ममी मिली और न ही दीवारों पर कोई चित्रलिपि। इसी वजह से कई आधुनिक थ्योरीज सामने आईं, जैसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी, जिसका मानना है कि गीज़ा के तीनों पिरामिड आसमान में ओरियन बेल्ट के 3 तारों के साथ एकदम परफेक्ट लाइन में हैं। एक और एनर्जी थ्योरी ये अनुमान लगाती है कि ग्रेनाइट और चूना पत्थर के इस्तेमाल के कारण हो सकता है कि ये कोई प्राचीन पावर प्लांट रहा हो। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। इन्हीं रहस्यों की तह तक जाने के लिए 2015 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर मौजूद रहस्यमयी 8 इंच चौड़ी सुरंगों में छोटे छोटे कैमरे लगे रोबोट भेजे। जब ये रोबोट सुरंग में गहराई तक पहुंचा तो उसे एक कॉपर पिन वाले रहस्यमयी पत्थर के दरवाजे ने रोक लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उस दरवाजे में बारीक छेद करके एंडोस्कोपिक कैमरा डाला गया तो उसके पीछे एक और रहस्यमयी दरवाजा मौजूद था, और स्कैनिंग से यह भी पता चला कि पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा खाली स्थान या वॉइड मौजूद है। तो अब सवाल ये उठता है कि 4500 साल पुरानी इस संरचना के अंदर, उस अनजान खाली जगह में, उन रहस्यमयी दरवाजों के पीछे आखिर क्या छिपा है? क्या वहां कोई ऐसा खजाना है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, या फिर कोई ऐसी तकनीक जो हमारा पूरा इतिहास ही बदल सकती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इंसान की जिज्ञासा और उसका दिमाग सच में असीम है। खैर, ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इन रहस्यों पर विचार करते रहिए। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।